ठीक है, forget everything. We have video recording. We'll upload it. So not a matter. तुमने तो रेशियो के डाउट लाया है क्या खदीजा आज? पहले मैं तुझे एएस आज कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद अपने बात करते हैं, ठीक है? We need to be faster. एक बार मैं वापस से चेक कर देता हूँ. फाइन फाइन. तो एएस 1 में ना सिर्फ थ्योरी आने की प्रोबेबिलिटी है, सम आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है. देयर इज नो सम इन एएस. व्हेन आई से एएस मतलब इंड एएस. हाँ, इंड एएस 16 में आपके सम्स आने की चांसेस है, बिकॉज पीपीई प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या होगी इसको लेके सम्स आ सकता है. एंड वी हैव डन फ्यू सम्स. वी हैव डन 1 और 2 सम्स लास्ट क्लास. एक सम पहले और करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है? नोट डाउन द सम. इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है. एट्स परचेज प्लांट एंड एन एसेट and paid asset and paid हटाते. asset for rupees 40 lakh inclusive of 12% GST. ठीक है? कस्टम ड्यूटी 3 lakh not included. Trial and expenditure 1 lakh. Output of trial run sold in market at 40,000. Site preparation cost 3 lakh. Interest on loan for 12 months 5 lakh. 6 months time spent on installation. General admin overhead 2 lakh. Wages for installation 1 lakh. Depreciation of machinery, depreciation of other machinery used in installation 1.5. Find cost of machine. आई होप आप साथ में हो. एक बार सम दोबारा पढ़ लो. टेक यू 30 सेकेंड्स. जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप समझ रहे हो ये ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है, लर्निंग वीडियो. तो ऑल द बेस्ट. अच्छे से एग्जाम देना आप लोग और थोड़ा पॉजिटिव रहना. चीज़ें कोई भी हाल पे आउट ऑफ द क्लास नहीं आती, ठीक है? किसी भी सूरत हाल पे क्लास से बाहर नहीं आएगी. जितना आपको पढ़ाया गया उससे बाहर क्लास कभी नहीं आएगी. हाँ, हो सकता है ट्विस्टेड आ जाए, और जब ट्विस्टेड आते हैं ना तो नॉर्मली एक एवरेज बच्चा ये बोलता है कि ये तो कभी पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि वो फेथ नहीं रखता. यदि आप फेथ रखेंगे कि क्लास के बाहर कुछ नहीं है तो आपको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा द सम इज ट्विस्टेड. कंटेंट क्लास के बाहर नहीं आएगा, ठीक ना? चलो
I hope you have read it. Let's deal with solution. और वो कॉन्फिडेंस जो है ना अपनी क्लास के ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, वो बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हें एक इंसिडेंस देता हूँ। मैं CS फाइनल के एग्जाम में बैठा था, और एग्जाम में बैठा था, उसके पहले मैं किसी एग्जाम में फेल हुआ ही नहीं, हर एग्जाम में मेरा रैंक आ रहा था। CS इंटर में मेरा 8वां रैंक था ऑल ओवर इंडिया। तो CS फाइनल के एग्जाम में बैठा और लॉ का पेपर था, और पढ़ते ही मुझे लगा कि इस पेपर में मुझे कुछ नहीं आता, मैं इस पेपर में 40 नंबर का भी अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, जो पढ़ता ऐसा लगता है ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। बहुत बुरा हाल था। मतलब आंख के आगे अंधेरा किसको कहते हैं ना, मुझे सिर्फ अपने पूरे स्टूडेंट करियर में एक ही बार फील हुआ, वो CS फाइनल के लॉ के पेपर में, कंपनी लॉ का पेपर। फिर अचानक पता नहीं किसने ऐसा ट्रेनिंग मुझे नहीं दिया था, लेकिन वो अचानक गॉड ग्रेस एक बात दिमाग में आई, और वो दिमाग बाद में आई कि संजय तू इंटर में 8वां रैंक लाया था, मतलब तेरे से आगे सिर्फ 7 जन है। यदि तू फेल होने वाला है, इसका मतलब इस बार CS फाइनल में सिर्फ 7 जन पास होने वाले हैं। मेरे को कभी ऐसा घमंड वमंड भी नहीं होता अपने नॉलेज या किसी चीज को ऊपर भी। उस समय मेरा पता नहीं वो कहाँ से पॉजिटिव थॉट दिमाग में आया कि तू तो इंस्टीट्यूट का 8 बेस्ट स्टूडेंट है, यदि तू फेल हो जाएगा मतलब सिर्फ 7 ही जन पास होने वाले हैं इस बार, सोच ले। या CS फाइनल, CS डिपार्टमेंट, CS इंस्टीट्यूट, इस बार सिर्फ 7 बच्चों को पास करने वाला है। और वहां से जो पिकअप हुआ, हाथ हाथ जाके पहले पानी पिया, अभी पेपर को दोबारा इस पॉजिटिवनेस के साथ पढ़ा कि मैं नहीं तो फिर कौन पे। और फिर हम पढ़ना शुरू किया, और फिर पढ़ना शुरू किया, और फिर वो पेपर मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। उस पेपर में मेरे को लग रहा था मेरे को 40 नंबर का नहीं आता, जबकि मेरा इसमें स्कोर आया 53। मतलब मर मर के पास नहीं हुआ, एकदम क्लियर कट पास हुआ। अब 50 इज ओके, तो मेरा ओके मार्क्स आया उस पेपर में। और सोचो यदि उसी समय मैं अपनी प्रिपरेशन पे डाउट करता, अपनी कैपेबिलिटी पे मुझे डाउट रह जाता, तो मैं उस समय पक्का फेल था। मुझे उस पोजीशन से कौन निकाला? मुझे मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ने बाहर निकाला कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं पास हो जाऊँ। तो प्लीज आप भी ये कॉन्फिडेंस कैरी करना, बिकॉज आप भी जेन्युइन स्टूडेंट हो, आपने भी जेन्युइन जगह ट्यूशन ली है, जेन्युइन तरीके से आपने सब कुछ पढ़ा है। तो पेपर में यदि ऐसा कुछ आ जाए ना कि आपको लगता है कि यार ये तो नहीं आता, तो प्लीज एक बार पानी पी के रीथॉट देना उस सबको, और आपको फिर लगेगा कि ये पेपर, ये क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता, मैं हाफ अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो हाफ अटेम्प्ट कर लेना। हाफ अटेम्प्ट करने से आपको 40% मार्क्स मिल जाएंगे। बात क्लियर? आओ, तो इस सम को स्टार्ट करते हैं। आपको प्राइस दिया हुआ है 40 लाख, लेकिन ये जो प्राइस है ना 40 लाख, ये इंक्लूसिव ऑफ GST है। इंक्लूसिव ऑफ GST है, तो इससे GST हटाना पड़ेगा। आप ऐसे कर सकते हो, प्राइस इंक्लूडिंग GST 40 लेस GST। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि GST लेस होता है, अरे GST लेस नहीं होता, GST ना ऐड होता है ना लेस होता है, लेकिन इसमें इंक्लूड किया हुआ है तो हटाना ही पड़ेगा ना भाई। 40 लाख इंटू 12 भाई 112। लेट मी डू 428,571, 4,28,571। या 35,71,429। टू बी नोटेड, GST वैल्यू में ना ऐड होता है ना लेस होता है, लेकिन सिंस यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ था तो लेस करना मैंडेटरी हो गया ना। कस्टम ड्यूटी वो है जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती, सिंस नो क्रेडिट अवेलेबल, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, टैक्स का एकदम फंडा बता दूं, लास्ट क्लास बता दिया था, फिर से दोबारा बता दूं, ओहो लास्ट क्लास आप नहीं थे तो मैं दोबारा बता दूं। टैक्स का नियम क्या है? टैक्स का नियम ये है, यदि टैक्स की क्रेडिट या रिफंड मिलता है अवेलेबल, देन नॉट टू ऐड, and credit not available,
देन एट। और दो ही टैक्स आने भाई, जीएसटी और कस्टम। अब तुम्हें ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जीएसटी नॉट टू एड, कस्टम एड। याद रहेगा बात, ये बात याद रहेगी। इसलिए मैंने जीएसटी नॉट टू ऐड है, जबकि इंक्लूडेड है तो मैंने लेस कर दिया, और कस्टम ड्यूटी में अलग से ऐड करने जा रहा हूं। रीड है। आगे बताइए। वी हैव डन दिस एंड दिस। ट्रायल रन एक्सपेंडिचर ऐड होगा 1 लाख। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ ट्रायल रन सोल्ड। ट्रायल रन में जो आपने ट्रायल रन ऑपरेट किया था उससे कुछ प्रोडक्शन हो गया, तो आप उसको क्या करोगे, बेचोगे। बेचने से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट टू बी एडेड। कितना, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट देख लेना। हाँ, मैं बता दे रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन प्री इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के पहले पहले जितना इंटरेस्ट ऑन लोन लगा है वो ऐड कर दीजिए। तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन लगा है 5 लाख 12 महीने के लिए, और आपकी प्री इंस्टॉलेशन पीरियड कितना है, 6 महीना। तो टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट होता है 5 लाख, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 2.5 लाख। प्री इंस्टॉलेशन इंटरेस्ट टू बी एडेड, मैं सब लिखा दूंगा आपको। हाँ, जनरल एडमिन ओवरहेड टू बी एडेड। नहीं, जनरल एडमिन ओवरहेड नहीं आएगा, नहीं आएगा। इंस्टॉलेशन का खर्चा तो आएगा ही, और इंस्टॉलेशन में आपने 2 चीजें खर्च की है, एक तो वेजेज, वो तो ऐड होना ही है, और इंस्टॉल करते समय आपने एक और मशीनरी को यूज किया, और जिस और मशीनरी को यूज किया उसका डेप्रिसिएशन लगा, तो भैया वो भी तो इंस्टॉलेशन का ही खर्चा है, और इंस्टॉलेशन का खर्चा तो ऐड होगा ही होगा। भैया ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ मशीन, इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। $47,31,429। लीजिए बात चेक कर लेना। क्या बात है तीजा? आओ, तो हमने जितना भी किया ना, एक बार इसको पहले पूरा लिख लेते हैं, इसको पहले अपने पूरा लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा, AS16,
पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे? नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। देख लो मैडम, एक सेकेंड। हाँ, टेस्ट की रिपोर्ट है ना, सबको भेजनी पड़ रही है। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो हमने क्या बोला? हमने बोला परचेज प्राइस आपका जो भी है, या ऐसा बोलो लिस्ट प्राइस जो भी है प्रोडक्ट का, उस लिस्ट प्राइस में से पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना। ध्यान रखना, कस्टम ड्यूटी ऐड होगा, ऐड होगा। ध्यान रखना, जीएसटी इफ आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, तो कुछ ना करो, कुछ मत करना। मतलब ना तो ऐड ना तो लेस, ठीक है। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ऐड होगा। ये ऊपर वाले सम से भी आपको क्लियर हो जाता है, लेकिन ठीक है ना, दोबारा करने में क्या अर्ज है। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होगा। भले इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया हुआ हो, या घुमा के दे दिया कि इंस्टॉलेशन में इतना वेजेस लगा, इतना मशीनरी लगा, तो एनी हाउ इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होगा। कैरेज इनवर्ट या फ्रेट या डिलीवरी, किसी भी नाम से दे भाई, समझ जाना, ये मशीन को लेके आने में जितना खर्चा लगा वो ऐड होगा। नेक्स्ट, ट्रायल रन एक्सपेंडिचर ऐड होगा। आउटपुट ऑफ ट्रायल रन सोल्ड, मुझे नहीं लगता इतना टफ आपके एग्जाम में पूछेगा, लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन till the date of installation, till the date of installation, ऐड होगा। एडमिन ओवरहेड, जिसको बोलते हैं जनरल एडमिन ओवरहेड, ऐड नहीं होगा, कुछ ना करो। अच्छा, सब में कुछ नहीं बोला, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन, जस्ट ऐसे दे दिया इंटरेस्ट ऑन लोन या फाइनेंशियल कॉस्ट, इस नाम से कुछ दे दिया, तो भाई ध्यान रखना, कुछ ना करो, कुछ ना करो, कुछ ना करो। क्यों? क्योंकि जब तक बोला ना जाए कि वो प्री इंस्टॉलेशन पीरियड का इंटरेस्ट है, आपको कुछ नहीं करना। ये कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट। और फिर इसको ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज। ओके, अब अपनी क्लास एक अलग मोड पे जा रही है, नया इंडियस आप शुरू कर रहे हो, उसका नाम है AS30, कंटेंट है EPS। अच्छा बच्चों ध्यान देना, इसमें पर्टिकुलरली आपको थ्योरी पढ़ने की दरकार नहीं है, इस पे आएगा तो समझेगा, ठीक है। अच्छा, अर्निंग पर शेयर अपने को सबको पता है, तो मैं उसको वहां पे थोड़ा टाइम बचा लेता हूँ। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये तो पता ही है ना।
हाँ, अरे हाँ बोलो, ये तो पता ही है। तो ये जो आया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिक ईपीएस। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है। बेसिक ईपीएस में कई वैरायटीज है। एक तो बेसिक ईपीएस जनरल, जो अपने करते आए हैं अभी तक, और एक वेटेड बेसिक ईपीएस, और एक बोनस वाला बीपीए ईपीएस, और एक राइट इश्यू वाला भी होता है। लेकिन आप लोग के एग्जाम में इतना टफ पूछ नहीं रहा है, तो मैं उतना ही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। जनरल, वेटेड, बोनस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो अपने को बेसिकली ये चार चीज था, जिसमें मुझे लगता है कि आपको पहला वाला आता है, लेकिन एक बार वार्म अप लिए अपने वो भी कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन। ठीक है। क्या बोला हुआ आपको, आपको बोला हुआ है कैलकुलेट ईपीएस। आपको दिया हुआ है ईबीआईटी 40 लाख, 40 लाख, 10%, 10% लोन, 50 लाख, 12% डिवेंचर, 50 लाख, 14% प्रेफरेंस शेयर, 100 लाख, टैक्स रेट 30%, और इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 each, 80 लाख। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड बेसिक ईपीएस। ईपीएस मतलब ही बेसिक ईपीएस। सब साथ में, सब साथ में। तो भैया जी, स्टार्ट कहाँ से होता है ये, स्टार्ट होगा यहाँ से कि सबसे पहले आप ईबीआईटी से स्टार्ट करिए। ईबीआईटी बताना कितना दिया हुआ है, सर 40 लाख, लेस इंटरेस्ट माइनस करना। आपके यहाँ दो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, दोनों का अमाउंट बताना। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन 5 लाख और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6 लाख, 11 लाख हटा दे तो ये आ गया 29 लाख। और इसको हम लोग प्यार से मालूम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। ये शॉर्ट फॉर्म आप एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब लेस टैक्स एट द रेट 30%, तो 29 लाख का 30% निकालना, ये आ गया 8,70,000। तो आपका आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसको आप प्यार से बोल सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 20,30,000। अब इसमें माइनस करते हैं हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट बताइए, 14%, 100 लाख, तो 14 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड का नियम समझो आप, यदि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, then always subtract, then always subtract। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, then subtract if paid, if dividend paid। यदि डिविडेंड पे हुआ है तब तो सब्ट्रैक्ट करिए, नहीं तो सब्ट्रैक्ट मत करिए। एनी हाउ, ये माइनस करने के बाद आपका आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा सर आपने क्या बोला ये, मतलब तो आपने माइनस किया, क्या बोल के माइनस किया, मैंने मान लिया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, या मैंने मान लिया डिविडेंड इज पेड, सब्ट्रैक्ट। नॉन क्यूमुलेटिव रहेगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि डिविडेंड पेड हुआ कि नहीं हुआ।
नतीजा कोई हाल पे ये सब नहीं पूछेगा, पूछता ना तो मैं सम करा देता इस पे, ठीक है। हाँ तेरे पास तो है स्कैनर, तो अपना देख लेना। या 6,30,000, 6,30,000 में से क्या करो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या है अपने पास। तो आपके पास 80 लाख की शेयर कैपिटल और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, यानी आपके पास 8 लाख नंबर ऑफ शेयर है। तो भैया जी ईपीएस कितना आ जाए थोड़ा बता दो ना, बता भी दो। या 0.78। ये था क्या, बेसिक ईपीएस। अभी अपने बेसिक ईपीएस ही करेंगे, लेकिन इस बार बेसिक ईपीएस के साथ आएगा वेटेड। तीन नंबर का सम आएगा और एच इट इज आएगा और मुफ्त के मार्क्स से। बस ये आपने जो वीडियो दौड़ा दौड़ा के देख लिया ना, ये हार्डली कोई 45 मिनट का वीडियो है ये सब मिलाते हैं। बेसिक yes। आपको क्या दिया हुआ है कि ईबीआईटी 50, 10% लोन 40, 10% प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर 60, इक्विटी शेयर कैपिटल एज ऑन 1/4/24 यानी साल की शुरुआत में ऑफ 10 ईच 50, इक्विटी शेयर कैपिटल फर्दर इशूड on 1/7/24 of 10 each 30, टैक्स रेट 40%। पूछ रहा है फाइंड ईपीएस। पिछले समय ऐसा था क्या कि इक्विटी शेयर पहले से इतना था, नया इतना इशू हुआ नहीं था। इस समय मिर्च मसाला आया है, तो भैया इसको कैसे हैंडल करें। कुछ नहीं, जैसे करते आए थे वैसे करो। आंसर स्टार्ट करिए ईबीआईटी से। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। बताइए ईबीआईटी कितना है। तो सर ईबीआईटी हमारी 50 लाख, बहुत अच्छी बात है। लेस बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। सर इंटरेस्ट ऑन लोन है 10% लोन है, 40 लाख के ऊपर 4 लाख, बहुत अच्छी बात। आपका क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स 46 लाख, सभी साथ में हो। टैक्स रेट माइनस करो 40%, तो 46 लाख का 40% हो गया 18,40,000 हो गया ना। अब ये आपका आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स 27,60,000 लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। सर यही तो लास्ट टाइम किए थे। हाँ जस्ट सेम चीज, 10% ऑफ 60 लाख 6 लाख। ये आ गया आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 21,60,000। साथ में हो, साथ में हो क्या। अब आपको पता है क्या, ईपीएस इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हाँ बोलो। अच्छा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 21,60,000। ये बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहले थे हमारे पास 10 रुपया का एज से 50 लाख, तो पहले शेयर थे 5 लाख और फिर 3 लाख और आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 8 लाख। लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। क्या गलत है, तो वो भैया 5 लाख जो शेयर थे ना वो आपके पास थ्रू आउट द ईयर थे, और जो 3 लाख के शेयर है ना वो साल के बीच में आए, तो वो 1 जुलाई को इश्यू हुए हैं, तो वो आपके पास सिर्फ 9 महीने के थे। तो ईपीएस निकालने के लिए आप डिवाइडेड बाई 8 लाख नहीं कर सकते। तो सर क्या करें,
तो आपको यहाँ पे दूसरी वर्किंग करनी चाहिए, वर्किंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, कैसे करें सर? अब बताओ, आपके पास 1 तारीख को कितने शेयर थे? 5 लाख। 5 लाख, ये कितने महीने चले? 3 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई। तो फिर आपने 3 लाख शेयर और इशू कर दिए, तो अब कितने शेयर हो गए? 8 लाख। और ये कितने महीने चले? 9 महीने। तो भैया बता दो कितने नंबर ऑफ शेयर है? तो भैया जिसको कैलकुलेशन ऐसे कर ले, 5 लाख इंटू 3 प्लस 8 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, एकदम परफेक्ट। तो सर ऐसे कर ले, 15 लाख बाई 72 लाख डिवाइडेड बाई 12, एकदम परफेक्ट। तो सर इसको ऐसे बोल दे, 87 लाख डिवाइडेड बाई 12, परफेक्ट। तो आपके पास 7,25,000 शेयर थे। समझ में आ गया? 7,25,000 से डिवाइड कर दीजिए और भैया जी आपका ईपीएस आ गया 2.98। हाँ बोल दो भाई, 2.98। अब कॉन्फिडेंस लिए आपको क्या करना चाहिए? एक सब खुद को बनाना चाहिए। इलस्ट्रेशन सेम, all here. H Limited has profit after tax 70 lakh, 10% preference share capital 100 lakh। आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 each ऑन 1/4/24। आपके पास था 100 lakh। further share issued on 1/10/24 40 lakh। further share issued on 1/1/25 30 lakh। find मैं तो नहीं करना, आपको करना। तो आई होप आपने कर लिया। प्लीज चेक इट। आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आया। आपकी पर मंथ सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 70 लाख, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 10 लाख, और आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भैया 60।
अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास कितने थे भैया, एवरेज करना पड़ेगा। तो आपके पास साल के शुरुआत में थे 10 लाख से। ये 10 लाख से कितने दिन चले, अप्रैल से लेके सितंबर तक, यानी 5। क्योंकि 1 अक्टूबर को आपने आपने 4 लाख शेयर और इशू कर दिए, तो अब 14 लाख हो गए। ये 14 लाख कितने दिन चले, अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ ठीक है ठीक है, ये 6 महीना। तो ये कितना दिन चला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने। और फिर आपने 3 लाख शेयर और इशू कर दिए, तो 17 लाख इंटू 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, होल डिवाइड बाई 12। तो भैया ये हो गया 60 लाख शेयर, ये 42 लाख शेयर, और ये 51 लाख शेयर, होल डिवाइड बाई 12। ये हो गया 153 डिवाइड बाई 12, 12,75,000 शेयर। ठीक है क्या मैथमेटिक्स। तो अब आपका ईपीएस हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो 60 लाख डिवाइड बाई 12,75,000, और यह आ गया 4.706। यह आ गया आपका ईपीएस। चलो आगे बढ़ते, आई होप सभी का राइट हुआ। तो भैया जी देखो, ईपीएससी क्लास शुरू हो गई थी, हमने आपको ये सिखा दिया, हमने आपको वेटेड एवरेज वाला सिखा दिया। बोनस वाले ईपीएस बहुत ईजी है, और एग्जाम में नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, पूछ लेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ईजी है ना, सीखते जाने में कोई हर्जा ही नहीं है। बोनस शेयर ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट है, इलस्ट्रेशन। आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90 लाख, आपको दिया हुआ है 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 70 लाख, नहीं 50 लाख। फिर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एज ऑन 1/4/24 ऑफ ₹10 ईच, 50 लाख। 50 लाख। फिर दिया हुआ है बोनस शेयर इश्यूड, बोनस शेयर इश्यूड एज ऑन 1/9/24 1:1। तो कंपनी ने 8 पे 1 बोनस दिया। अब आप क्या बोल रहे हैं, फाइंड ईपीएस। ठीक है, हाउ टू हैंडल दिस। तो भैया पहले तो आप वही निकाल लीजिए, क्या, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो पैट दिया हुआ था कितना, 90 लाख, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड भैया 14% ऑफ 50 लाख, यानी 7 लाख, और आपका आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 83 लाख, सब साथ में। अब क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बोनस शेयर को लेके इंड एस 33 ये कहता है कि सिंस बोनस शेयर को बेच के, बोनस शेयर को इश्यू करके आपके पास कोई पैसा तो आता नहीं है, यानी लिटरली आपके फंड जितना पहले थे उतने ही थे, फंड में तो इजाफा हुआ नहीं, हाँ बुक एंट्री में इजाफा हुआ। तो कंपनी की प्रॉफिट आपकी बुक एंट्री पे डिपेंड नहीं करती, कंपनी की प्रॉफिट डिपेंड करती है फंड पे। तो क्या फंड नया आया, नहीं आया, तो फिर लॉ बोलता है बोनस शेयर कभी भी इशू आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम चाहिए है। Therefore, always presume bonus share issued at the beginning of the year.
क्योंकि उसको वेटेड एवरेज से मतलब नहीं ना, उससे फंड तो आया नहीं है भाई। जिस पैसों से फंड आता है उनको मैं वेटेड एवरेज देता हूँ, इसमें तो फिर फंड आया नहीं है। तो फाइनली आपके नंबर ऑफ शेयर कितने थे देखो भैया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच थे 50 लाख, मतलब 5 लाख नंबर ऑफ शेयर थे। तो हम लोग बोलेंगे भैया ओरिजिनल शेयर थे 5 लाख और बोनस शेयर हो गया आपके पास 5 लाख। इसमें वेटेड एवरेज लेने की दरकार नहीं है, सीधा जोड़ दो 10 लाख। तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए 10 लाख। तो भैया जी अब ईपीएस निकालना एकदम आसान है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 83 लाख divided by 10 lakh is equal to 8.3। 8.3 लाख नहीं, 8.3 EPS। EPS is 8.3। तो सर यदि बोनस शेयर 14 नवंबर को देगा तो भी हाँ तब भी यही एंट्री होगा, कुछ नहीं, ओरिजिनल शेयर प्लस नंबर ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट। इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट सेम दू, ऐसे थोड़ा अच्छा दे दूं। इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट एडवांस। आपको दिया हुआ एच लिमिटेड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 30। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच 40 लाख। फर्दर इश्यू ऑफ शेयर, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर 30 लाख ऑन 1/7/24। बोनस डिक्लेयर्ड 2 for every 5 share held, 2 for every 5 share held। हाँ, on 1/10/24 5 EPS। और देखें सोल्यूशन। तो भैया पहले अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाल लीजिए। बताइए आपका पैट कितना है। सब पैट हमारा है 30 लाख लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। सब प्रेफरेंस डिविडेंड है हमारा 50 लाख का 10%, 5 लाख। तो हमारी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गई 25 लाख। हाँ बोल दो। हाँ। अब हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप क्या मानोगे, आप हमेशा ये मानोगे कि बोनस शेयर एज्यूम साल के शुरुआत में होता है। ठीक है, साल के शुरुआत में होता है। सिर्फ और तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ, प्लीज वो बताइए। आप है ना बोनस का रेशियो निकाल लीजिए। 5 शेयर पे 2 बोनस है, 5 ओरिजिनल शेयर पे 2 बोनस है, यानी आफ्टर बोनस, यानी ओरिजिनल शेयर है 5 और आफ्टर बोनस शेयर है 5 + 2 = 7।
तो बोनस का रेशियो हो जाएगा 7/5। सर ये क्या करें तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। 7/5 बोनस का रेशियो आ गया 7/5। ये पहले निकाल दो, ठीक है। अब वैसे करो जैसे पहला सम था, बस ये देख लो क्या इसको बोनस मिलेगा, इसको बोनस मिलेगा। तो आंसर इससे दोनों को बोनस मिलेगा, क्योंकि दोनों के बाद बोनस इश्यू है। इसको भी बोनस शेयर एलिजिबल फॉर बोनस और नॉट। हाँ, इसको बोनस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बोनस इसके बाद इश्यू है ना। और दिस इज एलिजिबल फॉर बोनस, यस, क्योंकि इसके भी बाद बोनस इशू है भैया। 1/10/24 के दिन जो जो शेयर है सबको बोनस मिलेगा। तो 1/10/24 के दिन तो ये भी शेयर और ये भी शेयर है, तो दोनों को बोनस मिलेगा, ठीक है। तो अब आप इसको बोनस रेशियो से मल्टीप्लाई करके अपना काम कर लेना। सनी समझाता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज। बताइए ओरिजिनल शेयर कितने थे। सर ओरिजिनल शेयर थे हमारे पास 10 रुपए करके 40 लाख कैपिटल थी, तो 4 लाख शेयर थे। इसको बोनस मिला ही होगा, तो 7/5 कर लीजिए। बोनस के बाद कितना हो जाएंगे, अरे भैया 5/2 तो 4 लाख पे कितना। अरे सुनो ना, 5/2 तो 4 लाख पे कितना। सर 1,60,000। तो बोनस के बाद शेयर कितने हो जाएंगे, 5,60,000। इसको कैल इसको कैलकुलेशन करो, ये 5,60,000 ही है। ओके, इंटू ये कितना दिन चला ये बताइए। सर ये शेयर हमारे यहाँ 3 महीने चले, तो इंटू 3 लाख प्लस। अब इसके बाद कितने शेयर हो रहे हैं सर, 3 लाख शेयर और इश्यू हो रहा है। 30 लाख की कैपिटल मतलब 3 लाख नंबर ऑफ शेयर, तो 4 लाख के शेयर पहले से थे, 3 लाख के शेयर और आ गए, यानी 7 लाख के शेयर हो गए। इसके ऊपर भी बोनस रेशियो मार दो, इसके ऊपर भी बोनस रेशियो मार दो। अब बताइए ये कितना दिन चला, सर ये रिमेनिंग 9 मंथ चला, डिवाइडेड बाई 12। सिंस आपने बोला इसका एडवांस हम चलेगा, इसलिए मैंने दे दिया। अदरवाइज आपको खाली टफ लग रहा है ना, तो ये सब आप छोड़ के जा सकते हो। 5.6 5.6 इंटू 3 प्लस 49, 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5, 9.8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 प्लस 15 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाई 12, या 8,75,000 शेयर। तो ईपीएस क्या हो गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो भैया जी ये आ गया 25 लाख और ये आ गया 8,75,000। और आपका ईपीएस हो गया 2.857। तो मैं तुम्हें फिर बोलता हूँ, यदि आपके एग्जाम्स का लास्ट मोमेंट है और यदि आपको लगता है ये सब मुझे टफ लग रहा है, तो यू कैन इग्नोर दिस। लेकिन यदि आपको सब समझ में आ गया कंफर्टेबली, तो बस अच्छी बात है ना, आगे अच्छी बात है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आ गया अपना, अभी भी AS33 में ही है। अब नया जो टॉपिक आया वो हो गया डाइल्यूटेड ईपीएस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी, लॉलीपॉप। डाइल्यूटेड ईपीएस तो हमने बोनस भी कर लिया, अब अपना हल इकलौता बचा है क्या, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या हुआ कि ये ये डाइल्यूटेड ईपीएस क्या बोलता है कि आपके पास अभी जितने इक्विटी शेयर है वो तो वेल एंड गुड,
फ्यूचर में आपके पास इतने इक्विटी शेयर आने वाले हैं जो अभी पता है, कैसे मालूम पड़ेगा? यदि आपके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, तब तो आपको पता ही है ना कि वो डिवेंचर फ्यूचर में कन्वर्ट होते शेयर में तब्दील हो जाएंगे, या वो प्रेफरेंस शेयर थोड़े दिन बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इक्विटी शेयर हो जाएंगे। तो उनको कंसिडर करके आप अपना बताइए ईपीएस। मैं सम के थ्रू दिखाता हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको दिया हुआ है ईपीआईटी 70, दिया हुआ है 10% डिवेंचर 50 लाख, 10% लोन कर देते हैं, 10% लोन 50, 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये भी दिया हुआ 50 लाख, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दिया हुआ 100, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, ये दिया हुआ है 80, और दिया हुआ है टैक्स रेट 30%। अब क्या पूछ रहा है मालूम? फाइंड ईपीएस यानी बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस मतलब जैसे आप निकाल रहे थे वैसे ही, और डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब आपके फोर्थ कमिंग इक्विटी शेयर को भी कंसिडर करके बताइए। हमने बोला भी बता देते सब साथ में। सम प्रॉफिट हो गया, यस। पहले अपने बेसिक ईपीएस निकाल देते क्योंकि सब में कुछ है नहीं। ईपीआईटी बताइए 70 लाख, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, तो भैया जी 10% ऑफ 50 लाख 5 लाख, लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, भले वो कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो क्या हुआ है, तो डिवेंचर ही ना, अभी तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। 12% ऑफ 50 लाख 6 लाख, यह आ गया आपका अर्निंग बिफोर टैक्स 6×5=11 59 लाख, लेस टैक्स 30%, तो 59 लाख पे 30% बता दो, 59 लाख पे 30% बता दो, या 17,70,000। अब आप बताइए आपका पैट कितना हुआ? 41,30,000, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो भैया प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 100 लाख पे 14%, 100 लाख या 40, ये क्या हो गया? ये हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इक्वल टू 27,30,000। सर ये डाइल्यूटेड ईपीएस है? नहीं, ये नॉर्मल ईपीएस है, बेसिक ईपीएस है। अच्छा, अब ईपीएस इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, ईपीएस इक्वल टू EPS is equal to earning available for equity shareholder divided by number of equity share। तो भैया 27,30,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होता ना, तो भैया आपके पास 10 रुपये का शेयर है 80 लाख, यानी 8 लाख शेयर है आपके पास, तो आपका EPS हो गया
3.412। सर आप डाइल्यूटेड ईपीएस बताने वाले थे, आप ईपीएस बताने लग गए। यस, क्योंकि अब जब तुमको मैं डाइल्यूटेड ईपीएस बताऊंगा तो तुम अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। आओ आगे बढ़े। डाइल्यूटेड ईपीएस रहता है ये वो जो कन्वर्टेबल डिवेंचर हो, बहुत फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो शेयर बन जाएगा। तो यदि वो शेयर बन जाता है तो आपका ईपीएस क्या होगा? द डिवेंचर विच इज राइट नाउ डिवेंचर, बट इन फ्यूचर इट विल बिकम इक्विटी शेयर। सो व्हेन इट शैल बिकम इक्विटी शेयर, व्हाट शैल बी योर ईपीएस? वो बताइए, वो बता देते इसमें क्या होगा। तो भैया जी ये तो 70 लाख है। भैया इसको यूज करना, ईपीआईटी आपकी 70 लाख है। हाँ बोलिए। इंटरेस्ट ऑन लोन तो माइनस हो गई 5 लाख। यस, लेकिन जब ये डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तब इस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ध्यान दे रहे हो ना आप? जब आपका डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको इस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सो कन्वर्टेबल डिवेंचर का इंटरेस्ट जीरो हो गया, क्योंकि हम ये मान लिए कि वो डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया। तब तो भैया ये हो जाएगा 65 लाख। 65 लाख पे 30% बताना, या क्या 19,50,000, या क्या 45,50,000 लेस प्रेफरेंस डिफरेंस। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गई 31,50,000। 31,50,000। अब यहाँ पे जब अपने निकालेंगे ईपीएस तो ऊपर आएगा 31,50,000, ऊपर आएगा 31,50,000 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। नीचे नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे भैया जी? ये डिवेंचर जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे तो 50 लाख के बदले में 50 लाख की कैपिटल इश्यू होगी। 50 लाख के बदले में 50 लाख की कैपिटल इश्यू होगी तो कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू होंगे? नंबर ऑफ शेयर इश्यू होंगे 5 लाख और। तो भैया जी यहाँ पे 5 लाख और हो जाएगा, यानी 31,50,000 डिवाइड बाई 13 लाख, तो ये हो जाएगा 2.423। आप देखिए आपका ईपीएस डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट मतलब कम हो गया, गल गया। डाइल्यूट मतलब गल गया। तो आप देखिए आपका ईपीएस गल गया, 3.4 से 2.453 हो गया। तो अच्छी कंपनी अपनी कंपनी का ईपीएस दोनों तरीके से नीचे देते हैं, ईपीएस भी और डाइल्यूटेड ईपीएस भी। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी के डाइल्यूटेड ईपीएस को भी कंसिडर करता है, और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कंपनी के ईपीएस को कंसिडर करता है। आई होप क्लियर। हाँ बोल दो, तो मैं ईपीएस टॉपिक से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, आप ये वाला डाइल्यूटेड ईपीएस वाला सम एक बार दोबारा देख लेना और आपको कुछ। अब अपने उस टॉपिक पे आते हैं। खदीजा, कि तुम्हारा रेशियो में क्या डाउट है ये बताओ। एक आता एग्जाम्पल के लिए दो। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी डायल्यूट मतलब कुछ भी क्लास के बाहर है। फिर भी यदि तुम्हें लगता है ना तो एक बार मुझे दो, मैं देखता हूँ।
मैडम बेटी नहीं। मेरे पास एक रेशियो का सम आया जो बच्चे बोल रहे हैं कि इस सम को कैसे स्टार्ट करें ये बताइए मुझे। हम बोला देख लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपनी क्लास के बाहर का सम। मेरे पास हम आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख सकते हो, अदरवाइज हम आपको यहाँ पे मोटा मोटी देखे आप सही आंसर देखें। तो आपको जीपी दिया हुआ है, आपको जीपी दिया हुआ है 25%। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 10%। ओके 10%। एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड 3 months। Redditor's velocity 3 months। Current ratio 2। Proprietary ratio fixed assets by capital employed is equal to 2। Capital gearing ratio preference share and debentures to equity। क्या बोल रहे हैं? Preference share and debentures to equity। ये नहीं भी देता मेरा काम हो जाता, लेकिन दे दिया तो चलो ठीक है। GR to PL, GR and PL, GR and PL to issued equity share capital, reserve and surplus to equity share capital कितना दिया हुआ है? 25%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू डिवेंचर। अच्छा ये सब देख के परेशान हो गए क्या मैडम? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू डिवेंचर, अच्छा 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 अच्छा। आपको दिया हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स कंसिस्ट ऑफ 40% फॉर मटेरियल, 40% मटेरियल एंड बैलेंस फॉर वेजेस एंड ओवरहेड, वेजेज एंड ओवरहेड। जीपी रेशियो 6 लाख। अच्छा जीपी रेशियो नहीं, जीपी दिया हुआ 6 लाख। नाइस। वर्किंग नोट्स जीपी फॉर्मिंग। ओके ठीक है, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट तो आप ऑब्वियसली कहाँ से करेंगे जो आपकी डाउट थी। तो मैडम देखिए रेशियो में क्या है ना, लाइन से रेशियो दिए रहते हैं, सिर्फ रेशियो रेशियो दिया। देखिए रेशियो 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 रेशियो। एब्सोल्यूट डेटा क्या है? एब्सोल्यूट डेटा बस एक ही है जीपी। तो जो आपको एब्सोल्यूट डेटा मिलेगा ना, आप वहीं से सम स्टार्ट करेंगे। आपको क्लियर हुआ? आप सम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सोल्यूशन। आपको जीपी रेशियो दिया हुआ है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तो जीपी रेशियो कितना दिया हुआ है? 25%। तो आप इसको 100 हटा दो, यहाँ से 100 की हटानी है और 25% को आप लिख दो 0.25। जीपी पता है? हाँ 6 लाख। सेल्स पता है? नहीं। तो 0.25 सेल्स इक्वल टू 6 लाख। तो सेल्स इक्वल टू 24 लाख। लो भाई पहला डेटा आ गया, बताइए। जीपी 6 लाख और सेल्स 24 लाख। ठीक है, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम पड़ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स 18 लाख। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। तो फिर आपको मटेरियल मालूम पड़ गया 18 लाख का 40% 7.2 लाख। हाँ बोलिए। डेटर्स मालूम पड़ गया। डेटर्स, अरे डेटर्स मालूम पड़ा कि नहीं मालूम पड़ा? डेटर्स इक्वल टू 3 months। यानी आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किया है तो आपको मालूम पड़ गया डेटर्स इक्वल टू सेल्स इंटू 3/12। तो सेल्स से इतना भैया 24 लाख।
तो 24 लाख का 3/12 करना, सर ये आ गया 6 लाख। तो लो भैया डिटेल्स आ गया 6 लाख। हाँ बोलो। हाँ, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 3 मंथ्स। तो आपने वर्किंग कैपिटल किया है क्रेडिटर्स इंटू परचेज इंटू 3/12। परचेज है 18 लाख, नहीं नहीं 7.2 लाख। परचेज 7.2 कहाँ से है, क्लियर है ना? नहीं तो पूछ लो भाई, बाद में मत बोला कहाँ से आया। 1.8 लाख, ये देखो मटेरियल 7.2 लाख, यही तो परचेज करोगे और क्या परचेज करोगे? यही तो परचेज करोगे और क्या परचेज करोगे? तो लो भैया डेटर्स हो गया, डेटर्स हो गया। I use this, I used this, I used this, I used this। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में तो बहुत परेशान करता है, पूछो क्यों? तो मुझे ये नहीं क्लियर होता कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो सेल्स पे निकालूं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकालूं, क्योंकि ये दोनों पे निकाल सकते हैं डिपेंडिंग सम की क्या डिमांड है। अभी तो मुझे लगता है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकालना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स था कुछ सब में दिया हुआ, हिंट्स दिया हुआ। 10% क्या चीज था? नहीं 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 दिया हुआ, खाली 10% दिया हुआ। ओहो ओहो, मैंने सम रॉन्ग टाइप किया, ओहो सम रॉन्ग टाइप किया, सॉरी सॉरी सॉरी, सम रॉन्ग टाइप किया। नेट प्रॉफिट दिया हुआ 10%। हाँ, और कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ 5 टाइम्स। तो भैया 5 टाइम्स किसका? कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 टाइम्स किसका? मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स किसका? कॉस्ट ऑफ सेल्स का कि सेल्स का? तो मैं मान लू कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो स्टॉक इक्वल टू हो गया भैया कॉस्ट ऑफ सेल 18 लाख, 18 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू वो 5 टाइम्स है, 5 मंथ नहीं है, तो 5 टाइम्स डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आ गया 3.6। ये समझ में आ गया कि समझाओ? ये समझ में आ गया कि समझाओ? अब आपको दिया हुआ है करंट रेशियो टू, करंट रेशियो टू, तो मैं ऐसे बोलूँ करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी इक्वल टू। करंट एसेट में मुझे स्टॉक पता है, डेटर्स पता है, करंट लायबिलिटी में मुझे क्रेडिटर्स पता है। एक बार डेटा बैठाओ, तुम्हारा अपने आप दिमाग बोलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। स्टॉक कितना है 3.6, डेटर्स कितना है 6 लाख, और क्रेडिटर्स कितना है 1.8 लाख। अब बोलते हैं इक्वल टू। तो बताओ मैं ऊपर बैंक लिखूं कि नीचे बैंक रोडी लिखूं? तुम जो बोलो मैं वो कर दूं। तुम्हें सम देखने से क्या फील आ रहा है, ऊपर बैंक लिखूं कि नीचे बैंक रोडी लिखूं? ऊपर बैंक लिखने से ना करंट रेशियो जीवन में 2 नहीं हो। बेसिक मैथ्स का एक होता है ना, मैथ्स का फील, वो है। तो ऊपर बैंक लिख दोगे तो ये तो ऑलरेडी 2 के बहुत पार हो चुका है, कैन चेक इट। ये तो ऑलरेडी 2 के बहुत पार हो चुका है। यदि अभी सो कैलकुलेशन करोगे ना तो 9.6 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1.8, ये ऑलरेडी चल रहा है 5.33। आपको इसको 2 लाना है, आपको 5.33 तो घटाना है, तो आपको डिनोमिनेटर में कुछ लिखना पड़ेगा। तो आपने ऐसे किया। अब ये एक सेंस है भैया, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे सेंस होते हैं। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 9.6 लाख बाई
1.8 plus OD is equal to 2. Solve for the OD. 9.6 lakh is equal to 3.6 plus OD plus 2 OD. 2 OD is equal to 6 lakh. OD is equal to 3 lakh. ठीक है क्या? OD is equal to 3 lakh. अब मैंने करंट रेशियो को भी यूज किया, मेरा सब यूज किया. अब मैं इससे बनाऊंगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट. लेट्स मेक अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट. मेमोरेंडम बैलेंस शीट मतलब रफ बैलेंस शीट. तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिजर्व एंड सरप्लस एंड डिबेंचर. लेकिन हिंदी में इन सबको मिला के बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. अपनी भाषा में इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड. नीचे आएगा करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स एंड ओडी. बताइए कितना? ये 1.8 और ये 3 लाख. इधर आएगा फिक्स्ड एसेट्स और इधर आएगा स्टॉक एंड डेटर्स. स्टॉक आया हुआ 3.6 और डेटर्स आया हुआ 6 लाख. यदि मैं इसको मान लूं, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू मान लूं x, तो ये हो जाएगा 9.6 लाख प्लस x. हाँ बोलिए. तो ये हो जाएगा 9.6 लाख. अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. एक सेकंड जाओ, एक सेकंड जाओ. इस एच के चक्कर में मत पड़िए, तुम्हें परेशान करेगा. मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ. अच्छा, आपको ये पता है क्या? आपको एक रेशियो और दिया हुआ है. क्या रेशियो दिया हुआ है? फिक्स्ड एसेट्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कितना था? 1.2. क्या? अरे हाँ ना बोलो. फिक्स्ड एसेट्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 1.2 या 2? क्या बोल रही है? मेरा 2 लिखा हुआ है. %80. तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं कि फिक्स्ड एसेट्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 0.8. therefore fixed asset equal to 0.8 capital employed. हाँ बोलिए. अरे हाँ बोलिए. तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की लिख सकता हूँ 0.8 कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड साथ साथ है. तो 9.6 लाख प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, ये आया 4.8 प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 9.6 प्लस 0.8 कैपिटल एम्प्लॉयड. हाँ बोलिए. सर क्या किया, मुझे समझ में नहीं आया. देख लीजिए बात दोबारा. मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने यहाँ पे लिखा 0.8 कैपिटल एम्प्लॉयड. कहाँ से आया? क्लियर है बात. अब मैंने इसी टोटल मार दी. टोटल मारा तो क्या आएगा? 9.6 लाख प्लस 0.8 कैपिटल एम्प्लॉयड. और मैंने इसी भी टोटल मार दी. क्या आएगा? 4.8 लाख प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड. और सिंस से बैलेंस शीट है तो ये दोनों टैली होना है. 4.8 कैपिटल प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 9.6 लाख प्लस 0.8 कैपिटल एम्प्लॉयड. अब इसको कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सॉल्व करो. इसको इधर लेके आओ. अरे वाह, तुम्हारा हो गया. मैं बैठ के बताए जा रहा हूँ. हाँ, ये हो गया 4.8. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू हो गया 24. कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 24. कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 24 लाख. अब कैपिटल एम्प्लॉयड 24 लाख आ गया तो आपका फिक्स्ड एसेट्स भी आ गया. फिक्स्ड एसेट्स आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर. फिक्स्ड एसेट्स आ गया 24 लाख का 0.8, 19.2 लाख. तो फिक्स्ड एसेट्स आ गया 19.2 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 24 लाख. अब एक बात ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इन सबको जोड़ के
इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया, इसको बोलते हैं इक्विटी, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर। लोन इस सब में है नहीं, 24। हाँ बोलिए, अरे हाँ बोलिए। और आपको गियर इन रेशियो दिया हुआ है, इतना बोलो तो। आपको बोला हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर प्लस डिवेंचर डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसको हिंदी में बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को बोलते हैं इक्विटी। ये आपको सब में दिया हुआ है। 3/7 क्या? अरे हाँ ना बोलो तो, इतना रेशियो दिया हुआ है, सम देख के बताइए। यानी आप ये बोल सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर इक्वल टू 3/7 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यानी यहां पे अपने इसको रिप्लेस कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 3/7 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 24। यानी अपने बोल सकते हैं 10/7 इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 24। यानी अपने बोल सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 24 इंटू 60/10। 16.8। हाँ बोलिए। तो ना भी बोल सकते हैं आप, तो मुझे तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर इक्वल टू 3/7 इंटू 16.8। 7.2। तो भैया जी मुझे मालूम पड़ गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल, मुझे मालूम पड़ गया, सुनो ना, मुझे मालूम पड़ गया, अरे सुनो ना, मुझे मालूम पड़ गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व हो गया 16.8, और मुझे मालूम है कि प्रेफरेंस शेयर प्लस डिवेंचर इक्वल टू 7.2। कुछ और रेशियो दिए हुए जिससे ये सम और आगे बढ़ सकता है। आपको वो रेशियो दिए हुए है, देखिए 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 ना, अरे देखो ना, आपको दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय डिवेंचर इक्वल टू 2। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, इन दोनों का रेशियो है 2:1। हाँ बोलिए। 2 मतलब 2/1, 2/1 मतलब 2:1। तो भैया 7.2 लाख को 2:1 में बांट दीजिए, तो ये आ जाएगा 4.8 और ये आ जाएगा 2.4। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज टू डिवेंचर इक्वल टू 2:1, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर का रेशियो है 2:1, तो 7.2 लाख को 2:1 में बांट दीजिए, तो ये आ गया 4.8 एंड 2.4। हाँ बोलो। वैसे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व का भी रेशियो दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का रेशियो है अरे हाँ 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 1/4, जिसमें रिजर्व है 1 और इक्विटी शेयर कैपिटल है 4। 25% को 1/4 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो रिजर्व है 1 और इक्विटी शेयर कैपिटल है 4। अरे पहले बताओ 25% को 1/4 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो हमने 1/4 में बांटना है इसको। 16.8 लाख को 1.1 और 4 में बांट दीजिए, तो ये आ गया 3.36।
ये आ गया 3.36 और ये आ गया 13.44। मैंने इसको 1:4 में बांट दिया, मतलब 4:1 में बांट दिया। अब मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं जो कि मेरी फाइनल बैलेंस शीट है। इक्विटी शेयर कैपिटल 13.44, रिजर्व 3.36, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4.8, डिवेंचर 2.4, क्रेडिटर्स 1.8, ओडी 3 लाख। ये तो था डेटा। हाँ, ये था। और इधर फिक्स्ड एसेट्स 19.2 लाख पहले से निकाला था। स्टॉक पहले से निकाला था 3.6, डिवेंचर डेटर्स पहले से निकाला था 6 लाख। टोटल मार लो ठाकुर, आंसर तो टैली होना ही है 28.8। बैलेंस शीट तो टैली होना ही है, आंसर तो मुझे नहीं पता। आंसर अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, बैलेंस शीट तो टैली होना ही है। 28.8। तो खदीजा मैम, ऐसे सम का कोई अंत नहीं है, जितना मसाला डालना चाहो मसाला डाल सकते हो, लेकिन ये हो जाता है लास्ट में। कहीं ना कहीं आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मैच हुआ क्या आपके बुद्ध के आंसर के साथ? क्या बात, बोलो मेरे जैसे बनाने लग गए? हाउ, ऐसे कैसे हो गया? इट्स वेरी डिफिकल्ट। बोलो मेरे जैसे बनाते नहीं नॉर्मली, लेकिन ये, हाँ तो वही उसी चीज से मतलब। ठीक खदीजा मैडम, फिर मिलेंगे अपने। ऑब्वियसली ना, जब भी आपकी बैलेंस शीट में, आप समझो वापस, आपकी बैलेंस शीट में यदि दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 लाख, तो ये ठीक है। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन्ड है, ये इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। लेकिन यदि आपकी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 18 लाख और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रिटन डाउन वैल्यू पे मेंटेन्ड है, क्योंकि यहाँ तो दिस माइनस दिस दिया हुआ ही नहीं है। जब तक यहाँ पे दिस माइनस नहीं दिस नहीं दे, तब तक मुझे ओरिजिनल कॉस्ट कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ विल आई गेट द ब्रेकअप? तो ये इसका मतलब रिटन डाउन वैल्यू है। यदि ये रिटन डाउन वैल्यू है तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि ओरिजिनल कॉस्ट है 21 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3 लाख और रिटन डाउन वैल्यू 18 लाख। ठीक है, मिलते हैं मैडम। सुन राज, ये क्लास 8वां यूट्यूब में अपलोड करना है कल आके।